चार बहनें और एक कुंवारा नौकर, ये कहानी अकेले छुप कर देखना, ये बड़ी मुश्किल से मिली है। डिलीट होने से पहले पहले देख लेना। मैं गांव का एक नौजवान मर्द था और मुझे अपनी ताकत पर बड़ा मान था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये ताकत एक गुनाह की नजर हो जाएगी। मैं चार बहनों का नौकर था और वो चारों बहनें रात होते ही मेरे कमरे में आ जाती और कहती, आज अपनी ताकत हमें दिखाओ। फिर बारी बारी रात के अंधेरे में मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं परेशान हो गया कि इतनी रात को कौन हो सकता है। आज से पहले कभी कोई इतनी रात को मेरे दरवाजे पर नहीं आया था। मैंने फौरन ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? तो बाहर से मुझे मालकिन की आवाज सुनाई दी। अपनी बड़ी मालकिन की आवाज सुनकर मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। दिल में अजीब अजीब तरह के ख्यालात भी आ रहे थे कि पता नहीं इतनी रात को क्या मामला हो गया है जो मालकिन खुद मेरे दरवाजे पर आ गई है। मालिक भी तो गए हुए थे। दरवाजे पर मेरी चारों मालकिन खड़ी थी। उन्होंने मुझसे अंदर आने की इजाजत मांगी तो मैं उन्हें अंदर ले आया और समझ नहीं आ रहा था कि अपने छोटे से क्वार्टर में अपनी मालकिनों को कहाँ बिठाऊं। वो चारों मेरी ही चारपाई पर बैठ गई और फिर कहने लगी कि फारूक, आज हम चारों तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। अब तक तुमने खुद को हमारा वफादार साबित किया है। आज हम यही देखना चाहते हैं कि तुम कितने हमारे वफादार हो। फौरन सीने पर हाथ बांधे और मालकिन से कहा कि आपका हर हुक्म सर आंखों पर, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर बड़ी मालकिन मुस्कुराई और कहने लगी, तो फिर आज तुम्हारी मजबूती का इम्तिहान है। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने मर्द हो, तुम में कितना दम है। मालकिन की बातें मुझे हैरान कर रही थी। मैंने मालकिन से कहा कि मैं बहुत ज्यादा दम रखता हूँ, आपका हर काम फौरन कर सकता हूँ। मैं गांव का लंबा जवान था, वाकई ही बहुत दम रखता था। इसलिए मैंने मालकिन से कहा कि आप बस हुक्म करें। ये कहते हुए मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि उसके बाद क्या होने वाला है। मेरी बात सुनकर मेरी मालकिन ने बहुत गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया और फिर अपनी शर्ट साइड में करके मेरे सामने अपने बड़े बड़े। मालकिन की इस हरकत पर मैं शशदा रह गया था। मेरी आंखें हैरत से खुल गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मालकिन ऐसा करेगी। मालकिन ने एक नजर मेरी तरफ डाली और मुझसे कहा कि हम चारों ही इस जिंदगी से परेशान आ गए हैं। अब तुम ही हो जो हो हमारी मुश्किल आसान कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो आज की रात हम चारों को ही बारी बारी। उसके बाद एक के बाद एक चारों मालकिनों ने अपने कपड़े हटा दिए और उनकी हालत देखकर मैं बेकाबू हो गया। इसलिए मैंने मालकिनों के हुक्म पर उन चारों को एक ही घंटे में ही। जवान बेटियों के होते हुए माँ बाप बहुत एहतियात करते हैं, खासकर किसी गैर मर्द को तो घर में बिला जरूरत दाखिल होने की इजाजत भी नहीं देते। मेरा मालिक बहुत ही अजीब सा इंसान था। चार जवान बेटियों की मौजूदगी में उसने मुझे अपने घर पर मुलाजिम रख लिया था और मेरे जिम्मे इन चारों की जरूरियात का ख्याल रखना था और उनके काम काज करना था। इसलिए मैं सारा दिन इन चारों के आगे पीछे फिरता था। ये नौकरी करना मेरे लिए मजबूरी थी। दरअसल मेरी शादी के बाद से मुस्तकिल तौर पर मैं बेरोजगार रहा था। कभी कोई अच्छी नौकरी लगी ही नहीं सकी और फिर मेरे पास बेटी की पैदाइश हो गई। एक बेटी का बाप के बाद मेरे सर पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो मेरी बीवी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि या तो कोई काम करो या फिर मैं अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके वापस चली जाती हूँ। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ। नौकरी करने के लिए तो मैं पहले ही मारा मारा फिरता रहा था, लेकिन नौकरी मिल ही नहीं रही थी। घरेलू हालात की वजह से मैं पढ़ लिख नहीं सका था। कोई खास हुनर भी मेरे पास नहीं था। बस जहाँ भी कोई छोटी मोटी मुलाजमत मिलती मैं कर लेता था। लेकिन आज के इस दौर में छोटी मोटी मुलाजमत से घर चलाना कहाँ आसान था। इसलिए मेरे लिए जिंदगी मुश्किल हो रही थी। और फिर एक दिन जब मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हुआ तो मैंने मुख्तसर सामान बांधा और अपनी बीवी से कह दिया कि अब मैं बड़े शहर जा रहा हूँ और वहीं से कमाकर पैसे भेजूंगा। ये सुनकर मेरी बीवी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि वो मजीद तंगी में गुजारा नहीं करना चाहती थी। मेरा एक दोस्त शहर में रहता था। मैं सीधे उसके पास पहुंच गया और फिर उसी के तवस्सुत से मैंने अपने मालिक से मिला। मालिक ने मुझे बताया कि इसे अपने घर के लिए मुलाजिम की जरूरत है। वैसे तो मैं इस नौकरी को करने के हक में नहीं था, लेकिन बीवी और बेटी का सोचकर मैं राजी हो गया। और जब मालिक मुझे पहली बार अपने घर में लेकर दाखिल हुआ तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मालिक की चार खूबसूरत जवान और हसीन बेटियां थीं और चारों ही शहजादियां मालूम हो रही थी। उन्होंने कीमती तरीन लिबास पहन रखे थे और चेहरे पर मेकअप भी था। मालिक ने उन चारों से मेरा तारुफ करवाया और कहने लगा, ये मेरी बेटियां हैं और तुम्हारा काम इनकी खिदमत करना है। इन चारों को किसी
चीज की कमी ना हो पाए। इन चारों की माँ नहीं थी, इसलिए मालिक उनके लिए शायद ज्यादा ही फिक्रमंद था। पहले तो मैं परेशान हुआ कि ये कैसी नौकरी है, मैं मर्द होकर 4 लड़कियों की जरूरतों का ख्याल कैसे रख सकता हूँ। मेरे लिए तो उनके कमरे में जाना भी एक अजीब सी बात थी, क्योंकि मेरे घर का माहौल थोड़ा मजहब किस्म का था और उन चीजों को बुरी नजर से देखा जाता था। लेकिन उस वक्त नौकरी की जरूरत होने की वजह से मैंने हामी भर ली, और फिर बड़ी बात तो ये थी कि मुझे रहने के लिए क्वार्टर भी मिल रहा था। मेरे सारे ही मसले मुझे इस नौकरी से हल होते हुए दिखाई दे रहे थे। अगले ही दिन मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा मालिक बहुत ही अमीर आदमी है और कारोबार के सिलसिले में सारी सारी रात भी घर से बाहर रहता था। दिन में कम ही मालिक घर पर होता था। मेरी मुलाजमत दिन भर की थी। रात को मैं अपने क्वार्टर में चला जाता, लेकिन सारा सारा दिन मैं अपने मालिकों के आगे पीछे घूमता। वो चारों बहुत ही अजीब मालूम होती, लेकिन सारा सारा दिन मैं अपनी मालिकिनों के आगे पीछे घूमता। वो चारों बहुत ही अजीब मालूम होती थी। अपने अपने कमरों में बंद रहती थी। मुझे अपनी जरूरत पर बुलाती तो भी काम से काम रखता। ज्यादातर वो सोती ही रहती थी। कभी कोई मुझसे बिला जरूरत बेतकल्लुफ नहीं हुई थी, और मुझे इस बात की खुशी थी कि जितनी मेरी तनख्वाह थी इसके मुकाबले में मेरा काम कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बात और अजीब थी। मुझे चौकीदार ने बताया कि इस घर में कोई भी मुलाजिम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। पता नहीं मालकिन ऐसा क्या करती हैं कि कुछ ही दिनों बाद मुलाजिम भाग जाता है। तुम भी यहाँ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकोगे। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान हुआ था। अब तक उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि मुझे तो सारी मालकिनें सीधी सादी सी लगी थी। चौकीदार कहने लगा, कुछ दिनों की बात है, फिर यकीनन ये तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई कारनामा जरूर करेंगी। मालिक तो खुद इनसे परेशान है, इसलिए उन्हें बहुत सख्ती में रखता है। मुझे भी ये हिदायत दी है कि मैं किसी तरह इन्हें बाहर ना जाने दूं। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान हुआ तो आहिस्ते से मेरे कान में कहने लगा, मुझे तो ये चारों ही बड़ी अयाश किस्म की लगती हैं। चौकीदार की बात सुनकर मैं उछल पड़ा और वो मालकिनों के बारे में किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा था। मैंने तो कभी किसी भी मालकिन को अयाश नहीं पाया था। मगर फिर कुछ दिन ही गुजरे और मुझे चौकीदार की बात काफी हद तक ठीक महसूस हुई। एक दिन बड़ी मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया। मैं फौरन पहुंच गया। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए महीना होने वाला है। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये कहकर मालकिन ने अपना पर्स खोला और मुझे कुछ पैसे निकाल कर बिला जरूरत ही पकड़ा दिए और कहने लगी कि इन पैसों को तुम अपनी जरूरतों पर खर्च कर लेना। मालकिन की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। बिला वजह ही मालकिन ने मुझे हजारों रुपए दे दिए थे। खैर मैंने खुशी से पैसे रख लिए, लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब अगले दिन भी मेरी दूसरी मालकिन ने मुझे पैसे दे दिए और उसने भी यही बात की कि इन पैसों से अपने मसले हल कर लो। मालकिन की इस दरिया दिली पर मैं हैरान रह गया था। चारों ही मेरी मदद करने को तैयार थी, जबकि मैंने किसी से मदद नहीं मांगी थी। मुझे पैसों की जरूरत थी और पैसे मुझे मिल रहे थे, इसलिए मैंने खामोशी से सारे पैसे रख लिए। अलबत्ता मैं सोच रहा था कि यकीनन इस दरिया दिली के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ये मालकिन मुझसे कोई खास काम करवाना चाहती होंगी, लेकिन वो खास काम क्या था ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया ना हो सका। मेरी चारों मालकिनें सारा सारा दिन घर पर ही रहती थी। मैंने कभी किसी मालकिन को घर से बाहर लॉन में भी जाते हुए नहीं देखा था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो पढ़ी लिखी थी या नहीं। अलबत्ता वो घर में भी खूब बंद सवर कर रहती थी। एक शाम मालिक अपने काम से घर लौटे तो उनके हाथ में बहुत सारे शॉपर थे, और फिर मैंने देखा कि उन्होंने अपनी सारी बेटियों को वो शॉपर दे दिए। मालिक के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी नजर आ रही थी। वो कहने लगी, तुम लोगों की किस्मत से मैंने बहुत सारा पैसा बनाया है, इसलिए तुम लोगों के लिए तोहफा लेकर आया हूँ। वो अपनी बेटियों के लिए खुद खरीदारी करके आए थे, और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मालिक अपनी बेटियों की जरूरत का सारा सामान खुद ही उन्हें ला कर देते थे। शायद उनकी बेटियों को बिल्कुल भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जैसा कि चौकीदार ने बताया था, कीमती तरीन कपड़ों से भरे हुए वो शॉपर्स पकड़ कर भी मालकिन के चेहरों पर खुशी नहीं आई थी। वो सब बेदिली से अपने बाप से वो शॉपर लेकर अपने कमरे में चली गई। मालकिनों की इस अंदाज पर मैं हैरान रह गया था। फिर मुझे लगा कि शायद वो इस घर से बाहर जाना चाहती हैं और खुद खरीदारी करना चाहती हैं, इसलिए खुश नहीं हुई। लेकिन इन बाप बेटियों का जाती मसला था और मैं इस मसले में पढ़कर अपनी नौकरी खराब करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं खामोश रहा। उनके जाने के बाद मालिक ने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगा कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, तुमने बहुत आराम से इनकी जिम्मेदारी उठा ली है, और हैरत की बात यह है कि ये लोग तुम्हारे साथ खुश भी हैं, वरना इससे पहले मैंने जितने भी मुलाजिम रखे वो सब के सब इनसे तंग आकर चले गए थे। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा
हूँ, तुम और भी दिल लगाकर काम करो। मालिक इस तरह तारीफ करने पर मैं खुशी से खिल उठा था। अक्सर मैं सोचता कि पता नहीं कैसी बहनें हैं, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करती, वरना तो बहनें एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारती हैं। मेरी बहनें भी एक दूसरे से खूब लड़ती झगड़ती थी, खेल कूद किया करती थीं, लेकिन ये चारों तो अपनी जिंदगी में ही मगन हैं, जैसे एक दूसरे से कोई वास्ता ही ना हो। मैंने कभी किसी को किसी दूसरे के कमरे में जाते हुए भी नहीं देखा था और इस बात पर बहुत ज्यादा हैरान भी हुआ था। मुझे नौकरी करते हुए पूरा महीना गुजर गया और फिर एक दिन मैं सुबह ही सुबह जब बंगले में पहुंचा तो मेरी मालकिन के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। उनकी आवाज सुनकर मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी हालत देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे ही उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। मैंने फौरन मालकिन को पानी पिलाया और पूछा कि मालकिन क्या हुआ है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं मालिक को बुलाऊं? वो कहने लगी कि मालिक तो दूसरे शहर गए हुए हैं, तो मेरी थोड़ी सी मदद करो। और फिर मालकिन ने मुझे तेल की बोतल पकड़ाई और कहने लगी, मेरे पैरों की मालिश करो। ये बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुआ कि मालकिन किस तरह मुझसे अपने पैरों की मालिश करवा सकती हैं। लेकिन मालकिन ने अपने पैर मेरे आगे कर दिए और खुद बेड से सर टिका कर बैठ गई। ना चाहते हुए भी मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी पड़ी, क्योंकि शायद वो मालकिन के पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। थोड़ी देर के बाद मालकिन कहने लगी कि अब मेरा दर्द कम हो गया है, तुम अपने काम मुकम्मल करो। और मैं मालकिन के कमरे से बाहर निकल गया। मालकिन के आंसू खुश्क हो चुके थे और उनके चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल से तासुरात थे। मुझे समझ नहीं आया था कि मालकिन को अचानक से हुआ क्या था। रात तक वो भली अच्छी थी और फिर सुबह ही सुबह उनकी इतनी अजीब सी हालत क्यों हो रही थी। मैं सारी मालकिनों के छोटे मोटे काम निपटाने लगा और फिर ऐसे ही शाम हो गई। शाम के वक्त मेरा मालिक घर में दाखिल हुआ तो वो बहुत ही गुस्से में था। वो बड़ी मालकिन के कमरे में गया और फिर वहां से चीखो पुकार की आवाज आने लगी। ये तो समझ नहीं आया था कि मालिक किस बात पर गुस्से में थे, लेकिन इतना अंदाजा जरूर था कि वो मालकिन से खफा है, क्योंकि वो मालकिन को बहुत बुरे बुरे लफ्जों में डांट रहा था और आगे से मालकिन के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं सोचने लगा कि बड़ा ही जालिम बाप है, पहले ही मालकिन तकलीफ में है और मालिक उन्हें और डांट रहा है। कुछ देर बाद मालिक ने सारी बेटियों को एक जगह जमा किया और फिर खूब चीखो पुकार करने के बाद घर से निकल गया। मालिक के जाने के बाद जब मैं मालकिनों के पास पहुंचा तो वो सभी उदास चेहरे लिए बैठी थी। मैंने जानने की कोशिश की कि क्या हुआ है, लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया और फिर रात को मैं अपने क्वार्टर में चला गया। मेरी बीवी का फोन आया था, वो मुझे बहुत ही ज्यादा याद कर रही थी। या तो मैं भी उसे कर रहा था। 1 महीने से मैं उसके बगैर तन्हा जिंदगी गुजार रहा था और सर्दी की रातों में उसकी कमी का एहसास मुझे शिद्दत से सता रहा था। काफी देर तक मैं फोन पर ही उसे अपने जज्बात का इजहार करता रहा और फिर फोन बंद करके भी मैं करवटें बदलने लगा। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आंखें बंद करता तो मेरी बीवी का खूबसूरत सरापा मेरी आंखों के आगे लहराने लगता। उससे दूर होकर सारे गिले शिकवे भी खत्म हो गए थे। जब तक हम करीब थे तो लड़ते झगड़ते रहते थे। जब से मैं शहर आया था उसका रवैया बहुत अच्छा हो गया था। शायद वो भी मेरी जुदाई को सह नहीं पा रही थी। मैंने सोचा था कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर वापस जाऊंगा घर अपने गांव में और शाजिया के साथ 2-4 दिन गुजार कर लौट आऊंगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि आधी रात के वक्त मुझे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई तो मैंने उठकर दरवाजा खोला और ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी चारों मालकिन रात के इस पहर मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। फिर मेरी बड़ी मालकिन ने अंदर आने की इजाजत मांगी तो मैं इज्जत से उन चारों को अंदर ले आया। मैं बहुत ज्यादा कशमकश का शिकार हो गया था कि न जाने क्या बात है, इतनी रात को वो चारों यहाँ क्या कर रही हैं। और फिर बड़ी मालकिन ने मुझसे बहुत अजीब सी बात की। कहने लगी, फारूक तुम जब से आए हो तुमने हमारी बहुत मदद की है, खिदमत की है, लेकिन आज की रात हम तुम्हें आजमाना चाहते हैं कि तुम हमारे वफादार हो या नहीं। जो हम तुमसे कहेंगे क्या तुम उसे पूरा कर सकते हो? मैंने हैरत से उन चारों को देखा और कहा, मालकिन मैं आपका वफादार मुलाजिम हूँ। अब तक आपने जो भी काम मुझसे कहे हैं मैंने कभी इनकार नहीं किया। अगर आपको किसी खिदमत की जरूरत है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। ये सुनकर दूसरे नंबर की मालकिन कहने लगी, आज हम तुम्हारी ताकत आजमाने आए हैं। हमें तो पता है कि तुम कितने मजबूत इंसान हो। मालकिन की बात सुनकर मैं हैरत से उनके चेहरे को देखने लगा कि ऐसा कौन सा काम करवाना है मालकिन को। और फिर अचानक ही बड़ी मालकिन ने अपने कंधे से कमीज सरकाई। जैसे ही मेरी नजर बड़ी मालकिन के कंधे पर पड़ी तो मेरे होश
ہوش اڑ گئے۔ ان کے کندھے پر بڑے بڑے زخموں کے نشان موجود تھے، جیسے کسی درندے نے انہیں بری طرح سے نوچ لیا ہو۔ مالکن ایک نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگی، ان زخموں کو غور سے دیکھو، ہم ہر رات زخموں کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہر رات ہی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر بڑی مالکن نے اپنی تینوں بہنوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی قمیض کندھوں سے سرکا دیا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کی حالت بھی کچھ ایسے ہی تھی۔ بڑی مالکن کہنے لگی، اگر تم چاہو تو ہمیں اس مشکل سے نکال سکتے ہو۔ میں نے حیرت سے اپنی مالکنوں سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ آپ لوگوں کا یہ حال کیسے ہوا؟ بڑی مالکن کہنے لگی، جسے تم ہمارا باپ سمجھتے ہو وہ ہمارا باپ نہیں بلکہ ایک گھٹیا انسان ہے جو ہمیں خرید کر یہاں لایا۔ ہم چاروں ہی چھوٹے چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں اور محبت کے نام پر بے وقوف بنا کر ہمیں شہر لایا تھا اور پھر شہر لا کر اس آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، اور اب یہ آدمی ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی گاہک لاتا ہے جو رات پر ہمیں نوچتا ہے اور پھر صبح چلا جاتا ہے۔ اگر کسی رات ہم گاہک کو نہ خوش کر پائیں تو وہ آدمی اس طرح ہم پر چینکتا چلاتا ہے جیسے آج صبح چینک رہا تھا۔ ان چاروں نے بتایا کہ ان چاروں کے ساتھ ایک ہی طرح سے محبت کا کھیل کھیلا گیا تھا۔ شہر سے کچھ لڑکے گاؤں گھومنے کی غرض سے ان کے گاؤں پہنچے تھے اور پھر وہاں انہیں اپنی محبت کی جال میں پھنسا کر اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ وہ چاروں سیدھی سادی لڑکیاں تھیں، اس لیے ان لڑکوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر شہر چلی آئی تھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہ بتایا۔ بڑی مالکن کہنے لگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے 2 دفعہ ابورشن ہو چکے ہیں۔ جب بھی میں امید سے ہوتی ہوں تو وہ آدمی میرا بچہ ضائع کروا دیتا ہے، اس لیے میرے پیروں میں بہت درد ہوتا ہے۔ رات جب گاہک آتا ہے تو میری ہمت نہ ہوتی کہ میں اسے خوش کر سکوں، اس لیے اس نے میری شکایت کر دی اور مالک نے آ کر ہمیں بہت زیادہ ذلیل کیا کہ اگر ہم گاہکوں کو خوش نہیں کریں گے تو وہ ہمارا کھانا پینا بند کر دے گا۔ اب تم ہی بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ کہہ کر چاروں مالکنیں رونے لگی۔ وہ چاروں ہی چھوٹے غریب گھرانوں سے تھی اور انہیں محبت کے دھوکے میں پھنسا کر یہاں اس ذلت بھری زندگی کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور مزید حیرانی کی بات تو میرے لیے یہ تھی کہ میں ان چاروں بہنوں کو یہ سمجھ رہا تھا جبکہ وہ بہنیں بھی نہیں تھی۔ چھوٹی مالکن کہنے لگی کہ تم سے پہلے جتنے بھی نوکر آئے تھے کچھ ہی دنوں میں انہیں ہماری حقیقت پتہ چل گئی تھی اور انہوں نے ہم سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ نوکر ہم پر بری نظر رکھتے تھے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے مل کر انہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جب تم آئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تم بہت سیدھے سادے اور شریف انسان ہو، تم نے کبھی نظر بھر کر ہماری طرف نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اس 1 مہینے میں تمہیں یہ بھی احساس نہیں ہو سکا کہ ہم چاروں بہنیں نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہمیں تمہاری شرافت کا یقین ہوا تو ہم نے تم سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ ان چاروں کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں ایسے گھنونے کام بھی ہوتے ہیں۔ وہ چاروں کہنے لگے کہ بنگلے کے باہر بہت سارے گارڈز ہیں، ہم کسی بھی طرح فرار نہیں ہو سکتے جب تک تم ہماری مدد نہ کرو۔ کچھ ایسا کرو کہ باری باری ہم چاروں کو یہاں سے فرار کر دو۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور مجھ سے مدد کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ان کی مدد کروں اور سچ تو یہ تھا کہ ان کی حالت دیکھنے کے بعد میں خود بھی یہی چاہتا تھا، لیکن یہ کس طرح سے ممکن تھا؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان کی مدد کروں گا۔ میں خود ایک بیٹی کا باپ تھا اور خدا نہ خواستہ کبھی یہ وقت مجھ پر بھی پڑ سکتا تھا۔ اگر کوئی میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ظلم کرتا تو یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں پولیس کو فون کر کے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ اس آدمی کا بڑے بڑے لوگوں سے تعلق ہے، پولیس والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے تو اسے کسی بات کا خوف ہی نہیں ہے۔ تمہیں کسی اور طرح سے ہماری مدد کرنا ہوگی۔ اور پھر تھوڑا دماغ لگانے کے بعد میں نے بہت ساری چائے بنائی اور اس میں نیند کی دوا ملا دی اور پھر چائے کا کپ اٹھا کر دروازے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا تو میں نے کہا کہ یار سردی بہت ہے، اس لیے آپ لوگوں کے لیے بھی چائے لے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ خوش ہو گئے۔ ویسے بھی 1 مہینے میں میری ان سے کافی اچھی بات چیت ہو چکی تھی۔ ان سب نے چائے پی اور کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو گئے۔ ان کے سونے کے بعد میں نے ان 4 مالکنوں کو چھپکے سے اس بنگلے سے نکال دیا اور خود بھی اپنا سامان کے ساتھ نکل گیا۔ ان چاروں کے پاس کافی سارے پیسے موجود تھے جس سے وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکتی تھی۔ میں نے ان چاروں کو ان کے گاؤں جانے والی ٹرین میں صبح سویرے ہی بٹھا دیا اور خود بھی واپسی اپنے گاؤں کے لیے نکل گیا۔
मेरे पास काफी पैसे थे। मैंने सोचा कि कुछ दिन अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा और फिर किसी दूसरे शहर जाकर नौकरी तलाश करूंगा। मुझे उम्मीद थी कि इन लड़कियों के वालिदैन उन्हें माफ कर देंगे, क्योंकि माँ बाप का ही इतना ही ज़र्फ होता है कि वो औलाद की हर गलती ना सिर्फ माफ कर सकते हैं बल्कि उनकी गलतियों पर पर्दा डालकर उन्हें दुनिया के सामने सुर्खरू भी कर सकते हैं। मैंने अपनी अच्छी खासी लगाई नौकरी पर लात मारी थी, क्योंकि मेरी नज़र में मजलूमों को जुल्म से बचाना ज्यादा जरूरी था। मैंने अपने ज़मीर को मुतमईन किया था और इन चारों लड़कियों की हिफाजत की थी। आज मैं अपने इस अमल पर बहुत खुश हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं किस शहर जाऊंगा और मुझे कोई नौकरी देगा भी या नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि मेरी ये नेकी रायगा नहीं जाएगी। मेरी सब बहन बेटियों से गुजारिश है कि मोहब्बत में अंधे होकर किसी गैर मर्द पर इतबार करके इस तरह अपने घर की दहलीज ना पलांगा करें, क्योंकि इस तरह ना सिर्फ आपके माँ बाप रुसवा होते हैं बल्कि आप भी इस जिल्लत का शिकार होती हैं। अपनी अहमियत को समझें और खुद अपनी इज्जत करें। इस तरह घर की दहलीज पार करने वाली लड़कियां सारी जिंदगी सिर्फ जलील और ख्वार होती हैं, इसके सिवा कुछ हासिल नहीं होता। क्या आप भी मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।